पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, और संघर्ष और कठिनाइयों के बिना भी भविष्य में अच्छे दिन नहीं आते। याद रखिएगा ये मेरी बात कि आज जो आप मेहनत कर रहे हो, आज जो आप जिस कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, ये कठिनाइयां ही, ये संघर्ष ही आप लोगों को इतना पावरफुल बनाएगी कि भविष्य में हर चीज आप सबके सामने छोटी पड़ेगी। आप लोगों का भविष्य उतना ही ज्यादा मजबूत होगा जितनी ज्यादा मेहनत आज आप करेंगे। और आप ही के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए अपनी तरफ से एक छोटा सा योगदान देने के लिए मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं रफ्तार बैच के अंदर गैसेस स्टेट के लेक्चर नंबर 5 में। और आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और ग्राम्स लॉ के बारे में। आप लोगों ने ग्राम्स लॉ बहुत बार पढ़ा होगा, आप लोगों ने ग्राम्स लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन लगाए होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से डरते हैं। बहुत सारे बच्चे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के क्वेश्चन लगाने में हिचकिचाते हैं। देखिए, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना कसम खाके मैं भरोसा दिला सकता हूं कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आया आईआईटी के अंदर, एक भी क्वेश्चन आया, तो आप लोगों से गलत नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। वैसे तो आईआईटी के अंदर इसके कुछ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसका डेरिवेशन से रिलेटेड कोई भी मैटर आपको 11th 12th में या जेईई मेंस में एडवांस में नहीं पूछा जाता, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तब जाके आप लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को समझ पाओगे, क्योंकि अभी आप लोगों की मैथमेटिक्स उतनी अच्छी नहीं हो पाई है कि आप ऐसे डेरिवेशन कर लें। ठीक है भाई, जरा देखिए। सबसे पहले अब मैं बात कर लेता हूं कि इसकी एक इक्वेशन होगी, आप लोगों को इक्वेशन याद रखनी है तो रख लेना, नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से क्वेश्चन बहुत ही रेयर आएगा। 1/dn 1/n dn by du, और ये होता है हमारे पास 4 पाई अंडर रूट m बाय 2 पाई RT की पावर हमारे पास 3/2 u स्क्वायर, और यहां पर हम लिखेंगे क्या भाई, यहां पर हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के mu स्क्वायर बाय 2RT। देखिए भाई, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा मेरे शेरों, सारे के सारे बच्चे सुन लो। ये एक इक्वेशन है और इसका एक ग्राफ है। वो ग्राफ कैसे आता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर मैं कह दूं कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास एक फंक्शन है y, ठीक है, और यहां पर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये तो एक कांस्टेंट है बेटा जी, ये तो मेरे पास एक कांस्टेंट है, और यहां पर ये u स्क्वायर है, और यहां पर मेरे पास u स्क्वायर ऊपर की तरफ है, वो भी एक्सपोनेंट में माइनस में। तो जरा मैं आपको बता दूं, आप लोग जानते होंगे y बराबर एक्स स्क्वायर, यदि मैं इस फंक्शन और वेलोसिटी के स्क्वायर के बीच में कोई ग्राफ बनाऊं, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर का कोई ग्राफ बनाऊं, तो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने सीखा होगा ऐसे कि y एक तरफ लिखा, x एक तरफ लिखा, और ऐसे ग्राफ बनता है y बराबर एक्स स्क्वायर का। अब क्योंकि ये अकेला y इसका भी फंक्शन है एक्सपोनेंट वाली पावर का, तो अगर मैं कहूं कि y बराबर e की पावर माइनस x का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो क्या मुझे करना चाहिए, y बराबर x और ये ग्राफ आएगा एक्सपोनेंशियल डीके। अब जरा देखिए, अगर मैं इन दोनों ग्राफ को, इस ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड में लूं और इस ग्राफ को राइट हैंड साइड में लूं और दोनों को मैं क्या कर दूं बेटा, मर्ज कर दूं, तो उसका एक कंबाइंड ग्राफ आएगा। और वो ग्राफ आप कैसे बनाओगे जरा देखिए, वो ग्राफ आप कैसे बनाओगे बेटा जी, जरा देखिए। एक साइड आप लिखेंगे y का मतलब क्या हो गया, 1/n dn by du, 1/n dn by du, और यहां पर रखोगे वेलोसिटी। अब स्टार्टिंग में ये वाला फंक्शन डोमिनेट करता है, स्टार्टिंग में लिख रहा हूं बेटा जी, स्टार्टिंग में ये करेगा और लेटरली यानी बाद में, ठीक है भाई, बाद में ये वाला फंक्शन डोमिनेट करेगा। यानी पहले जो ग्राफ बनेगा ना वो आपके पास y बराबर एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ बनेगा, यानी y बराबर u स्क्वायर वाला ग्राफ बनेगा, और वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एक सर्टेन पॉइंट तक ये दोनों के दोनों फंक्शन आपस में बराबर हो जाएंगे, और थोड़ी देर बाद ये वाला फंक्शन डोमिनेट करेगा, तो फिर यहां से एक्सपोनेंशियल डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पहाड़ आप लोग बनाएंगे जो होगा हमारे पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एक ग्राफ। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं,
ये ग्राफ आपका dn बाय du वर्सेस u। अब इस ग्राफ के बारे में कुछ बात आपको समझनी है, वो क्या है जरा देखिए। ये ग्राफ अगर आप पढ़ रहे हो तो ये ग्राफ आपके पास सिमेट्रिकल नहीं है। आप देखिए एक तरफ से ये क्या है, इस वाली एक्सिस को टच कर रहा है स्टार्टिंग में, और बाद में ये जाकर बेटा जिससे टच हो ही नहीं रहा है, ये तो इनफाइनाइट पे जाकर कहीं टच होगा। इसका मतलब है कि ये ग्राफ सिमेट्रिकल तो नहीं है। तो पहला पॉइंट समझेंगे बेटा जी, जो भी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का है, कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज अनसिमेट्रिकल इन नेचर, अनसिमेट्रिकल इन नेचर। देखिए बेटा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, इस वाली इक्वेशन पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, पर मैं आप लोगों को इतना बता दूं, इस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, और इस ग्राफ के बारे में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, या फिर कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी बना सकता है। तो जरा देखिए, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज अनसिमेट्रिकल इन नेचर। दूसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे, एरिया अंडर द कर्व, जो भी एरिया रहेगा कर्व के अंदर, एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस, किसी भी गैस के लिए, एंड एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़िएगा फिर समझाऊंगा पूरा डिटेल में, टेंशन ना लो। दूसरी चीज मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं मेरे बच्चों, कई बार वो ऐसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि आपको वो ग्राफ दिया, मान लो उसने आपको वो ग्राफ दे रहा है ऐसे कि 1/n और dn बाई du, और यहां पर लिखा वेलोसिटी, और ऐसे भाई ऐसे बना दिया एक ग्राफ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और वो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछता है, वो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछता है कैलकुलेट, अलग पेन ले लेता हूं रंग बिरंगा, ठीक है भाई, वो पूछता है कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व, कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। अब जरा देखिए बेटा, आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा बड़ा खतरनाक तरीके से। आप लोग ये सोचेंगे कि सर ये कर्व तो इस इक्वेशन से आया होगा, इसका मतलब इसका एरिया कहीं ना कहीं इस इक्वेशन से निकलता होगा, यानी सर इससे तो हमें बहुत डर लग रहा है, ये तो बहुत खतरनाक इक्वेशन है, यूज ही नहीं हो पाएगी। तो जरा देखिए, आपको मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूं, जब कभी भी आपको बस देखना है, अगर हमारे पास ग्राफ 1/n dn बाई du के रेस्पेक्ट में है, तो आपके पास इसके अंदर जो एरिया आएगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, वो आप 1 यूनिट मानेंगे। कोई भी यूनिट हो, चाहे वो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर जो मर्जी हो, कोई मतलब नहीं है, आप बस 1 मान लेंगे। 1 यूनिट है जी, उससे ज्यादा नहीं समझना। यह था हमारे पास तीसरा टास्क, जो मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिएगा कि उसने ग्राफ दिया ऐसा, ग्राफ दिया कुछ ऐसा, फोर्थ टास्क है बेटा जी आपके पास, कि यहां पर लिखा है dn बाई du, ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने 1/n नहीं लिखा है, सिर्फ dn बाई du लिखा है। आप यहां पर लिखोगे वेलोसिटी, एरिया बिल्कुल सेम ही आएगा, और वो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लेगा कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, और ये जो ग्राफ होगा वो कह सकता है कि दिस कर्व, या कह लीजिए when carbon dioxide is 4 लीटर, प्रेशर 1 atm, ठीक है, टेम्परेचर 300 केल्विन, ये सब कुछ देगा वो, एक्सेट्रा, और साथ में
वेट भी दे देगा, हो सकता है वेट भी दे दे, ठीक है, वेट ना दे तो कुछ भी दे दे, मतलब प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, सब दे दिया इसमें। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं मेरे बच्चों, आप लोग कर्व देगा वो ये वाला, डेटा देगा आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोगों को ऐसा डर लगेगा कि सर इसके टेम्परेचर प्रेशर से इस एरिया का क्या लेना देना है, ये तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है और ये आइडियल गैस इक्वेशन से निकलेगा। तो जरा देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब कभी भी dn बाई du वर्सेस u के बीच में ग्राफ होगा, तो यहां पर जो एरिया अंडर द कर्व होगा बेटा जी, एरिया अंडर द कर्व होगा, वो कैसा होगा जरा देखिए, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल के बराबर, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल के बराबर यानी n के बराबर। हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि भाई अगर ये क्वेश्चन हमें दिया गया, ये क्वेश्चन हमें दिया गया, तो क्या मैं यहां पर PV इक्वल्स टू nRT लगा सकता हूं? क्या मैं यहां पर PV बराबर मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na और RT रख सकता हूं? आप लोगों को प्रेशर पता है, क्या दे रखा है 1 atm, वॉल्यूम पता है 4 लीटर है, Na की वैल्यू अवोगाड्रो कांस्टेंट सभी लोग जानते हैं कितना होता है, बोलो। आप कहोगे सर Na की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। आर की वैल्यू आप कौन सी यूज करोगे जब प्रेशर एटीएम में हो 0.0821 वाला, तो यहां से आपकी एन की वैल्यू निकल जाएगी और ये जो एन निकलेगा वही इसका एरिया अंडर द कर्व होगा। तो बेटा सिंपल सी मैं आपको बात बता देता हूं, सिंपल सी बात बता देता हूं कि ये इक्वेशन है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वाली, इसका ग्राफ ये है, इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात सीखनी है, वो क्या है, एरिया अंडर द कर्व जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है हर एक गैस के लिए हर एक टेम्परेचर पे। दूसरी चीज, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज अनसिमेट्रिकल रहेगा, वो मैंने आपको बताया था। कई बार वो क्या कर सकता है कि ऐसा ग्राफ देगा और पूछेगा कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। अगर यहां पर 1/n dn बाई du वर्सेस u के बीच में कोई ग्राफ है, तो आप लोग क्या करेंगे भाई, एरिया अंडर द कर्व 1 मानेंगे, ठीक है। और यदि आप लोगों के पास ग्राफ इस टाइप का है dn बाई du वर्सेस u, n नहीं है वहां पर ध्यान रख लेना, तब आपके पास एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा नंबर ऑफ गैस पार्टिकल यानी n के बराबर, और वो n आप यहां से निकाल लोगे, क्वेश्चन ऐसा दे रखा होगा, कर लोगे, हाँ या ना, कर लेना, ठीक है। अब जरा देखिए भाई, अब जरा देखिए भाई, ये तो थे 4 टास्क, 5वां टास्क देखिएगा, 5वां टास्क देखिएगा। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा है अभी, ध्यान रखना, ये होती है हमारे पास हाइट और ये होती है हमारे पास विड्थ, ये तो आप जानते ही होंगे, हाइट एंड विड्थ, और यहां से यहां तक की हो जाएगी हमारे पास लेंथ, लेकिन लेंथ को छोड़िए, अभी हाइट और विड्थ की बात करेंगे। जैसे मान लीजिएगा मैंने आप लोगों को कैसे क्वेश्चन बताया है कि भाई एरिया अंडर द कर्व क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। तो जरा देखिए, आप लोगों को अलग अलग गैस के लिए यह पूछा जाता है कि वहां पर 4 ग्राफ दे रखे होंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है। तो सबसे पहली कंडीशन लिख देता हूं मैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो गया जी, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या हो गया जी, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया फॉर डिफरेंट गैसेस, गैसेस जो हो गई हमारे पास वो डिफरेंट हो गई, फॉर डिफरेंट गैसेस। जरा देखिए, मान लीजिएगा आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि मुझे यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करना है, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है 1/n dn बाई du वर्सेस वेलोसिटी के बीच में। और हम लोग ये बात जानते हैं, हम लोग ये बात जानते हैं कि ग्राफ कुछ बनेंगे, अगर मैं कहता हूं मेरे पास 3 गैस हैं, एक गैस हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, एक होगी मेरे पास O2 और एक हो गई मेरे पास मीथेन, 4 गैस हो गई बेटा जी। इन 4 गैस का करेक्ट ग्राफ कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। मान लीजिएगा एक गैस का जो कर्व बना वो कुछ ऐसा बना, एक गैस का कर्व जो बना वो ऐसा बना। अब जब मैं किसी और दूसरी गैस के लिए बनाऊंगा तो यह बात ध्यान रखनी है कि एरिया अंडर द कर्व रिमेन कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे दबा दूं तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी बड़ी,
तभी तो एरिया कांस्टेंट रहेगा ना भाई। अरे मान लो तुम्हारे पास कोई गुब्बारा है, ऊपर से दबाओगे तो फैल जाएगा ना ऐसे करके, वैसे ही करना है आपको। क्या करोगे आप जरा देखिए। आप लोग ये बात जानते हो भाई कि चलो मैंने ना ऐसे ग्राफ बनाकर आपको पहले ही प्रस्तुत कर दिए, दे दिए, और मैंने कहा कि ये सारे के सारे ग्राफ एरिया अंडर द कर्व है, मतलब इनका सबका कांस्टेंट है। बस मेरा ये क्वेश्चन है कि कौन सा ग्राफ कौन कौन सी गैस का होगा ये बताना है आपको। कौन सा गैस, सॉरी कौन सा ग्राफ कौन सी गैस का है ये आपको पहचानना है। वहां पर क्या होगा, आईआईटी के पेपर में 4 ऑप्शन देंगे और वो रैंडमली किसी को कहीं भी लिख के दे देंगे। तो आपको जब पता ही नहीं होगा कि कौन सा ग्राफ किस गैस का हो सकता है, तब तक तो आप आंसर उसे तुक्के मारोगे ना, गलती करते रहोगे यार। आप कहोगे सर बात तो सही कह दी आपने, ये तो तुक्के वाली बात हो गई, बेइज्जती कर दिया आपने। तो हम तुक्के नहीं मारते, हम आपसे पढ़ते हैं हम, ठीक है, और तुक्के मार लगेंगे नहीं। तो जरा देखिए, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ये जो पीक होती है ना, पीक, इससे रिलेटेड जो भी वेलोसिटी होती है, इससे रिलेटेड जो भी वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। पढ़ा होगा आपने ना, मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब ही होता है कि अधिकतर पार्टिकल की स्पीड इतनी रही होगी। इधर पार्टिकल ही तो है एक तरीके से। अब जरा देखिए, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर भी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी ये भी इस ग्राफ की, और ये भी मैंने कहा कि भाई ये भी मेरे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी किसकी, ग्राफ की। मान लीजिएगा ये ग्राफ मैं 1 कह रहा हूं, 2 कह रहा हूं या 3 कह रहा हूं, तो क्या मैं इसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ 1, इसको 2 और इसको 3 कह सकता हूं? बोलिए। आप कहोगे सर कह तो सकते हो आप, ठीक है। आप ग्राफ में अपनी आंखें देखना, आंखों से देखना है। आंखों से जब आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ 3 जो है वो मैक्सिमम है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ 2 जो है वो उसके बाद है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ 1 है वो इसके बराबर होगी, यानी सबसे छोटी होगी हमारे पास ये वाली वैल्यू, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू। इतना तो देख के पहचान लोगे आप ग्राफ को वहां पर पेपर में। अब आपको याद होगा कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है वेलोसिटी का, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का। क्या होता है बेटा, √2RT/m पढ़ा होगा आप लोगों ने। भाई 2R तो कांस्टेंट है ही है, आप लोगों ने टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती होगी, सिर्फ मास पर डिपेंड करती होगी कि नहीं, मोलर मास पे। और जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम, ये समझ लेना। तो आप जरा देखिए, अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो इसका 44 है, इसका 32 है, इसका 16 है। आप समझिएगा कि मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम। और फिर ये वाला ग्राफ इसी को रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम है। तो आप कहोगे सर ये वाला जो ग्राफ है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये वाला ग्राफ O2 का है, और एक ये आपके पास मीथेन का है। समझ में आई बात आप लोगों को? चलो मान के चलता हूं कि नहीं समझ में आई होगी, कोई बात नहीं है, मैं ही समझो यार तुम लोग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर मैं आप लोगों को एक बात कहूं कि भाई फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है भाई, क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू। जरा देखिए, इसमें मैं कह रहा हूं विच ग्राफ इज करेक्ट। बहुत छोटा सा बनाया मैंने क्वेश्चन, विच ग्राफ इज करेक्ट। जरा देखिए, यहां पर मैंने बनाया 1/n dN/du वेलोसिटी, ऐसे ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। और यहां पर मैंने मान लीजिएगा हाइड्रोजन का बनाया, O2 का बनाया और SO2 का बनाया। इस ग्राफ को मैंने कहा कि ये ग्राफ A है। फिर उसके बाद यहां पर मैं ग्राफ बना रहा हूं बेटा 1/n dN/du वर्सेस U, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां पर क्या कहा कि ये मेरे पास SO2 का है, ये H2 का है और ये O2 का है। आप खुद समझ जाएंगे इन ग्राफ को करते करते कि आईआईटी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे।
सही बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, समझो आईआईटी में क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। बाकी न्यूमेरिकल पूछने का तो बहुत रेयर होता है कि न्यूमेरिकल नहीं पूछते वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर हां ग्राफ के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बता ही रहा हूं, अब डरने की बात कोई है ही नहीं। ठीक है, तो बेटा अब यहां पर हुआ क्या कि इसको मैंने माना SO2, इसको माना O2 और ये मान लिया मैंने H2। देखिए मेरे बच्चों, आपको मैंने 3 ग्राफ बनाए हैं, 3 ग्राफ में कुछ करेक्ट हो सकते हैं, कुछ इनकरेक्ट हो सकते हैं, वो तुम्हें जानने हैं। तुम लोग क्या करोगे, ये जो पीक है ना, इससे कनेक्ट करके ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगी। आप डेटा देखकर देखना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, राइट। फिर आपको यह बात पता ही है कि भाई मैंने यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट करा हुआ है। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन पहले वाली कंडीशन का है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन जो आपके पास मोलर मास है गैस का, भाई गैस तो डिफरेंट है तो मोलर मास तो गैस का अलग ही होगा। और यदि वो अलग हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलो। अगर वो अलग हुआ तो भाई क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा अलग अलग ग्राफ आएंगे, अलग अलग ग्राफ आएंगे। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, और आप लोग अपने नाम के साथ, टाइम के साथ और इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। इस क्वेश्चन का नाम मैं लिख देता हूं अलग से, चंपावती। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन का नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, चंपावती। चंपावती ये क्वेश्चन है और आप लोग कर लेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगर ये हो गया तो। अच्छा नहीं, अभी क्वेश्चन थोड़ा ही दिखाना है, अभी तो समझाना है, बहुत बहुत कुछ समझाना है यार, ऐसा थोड़ा ही एक ही चीज समझाऊंगा ना ना। अब जरा देखिए, तुम्हारे माइंड में एक डाउट आएगा, क्योंकि आज के बाद तुम नहीं हो, तुम समझो कि मेरे जैसे जब मैं बचपन में था कि हर चीज को क्वेश्चन करता था, अच्छा ऐसा हुआ तो क्या होगा। अब तुम्हारे माइंड में यह आ रहा होगा, सर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, गैस अलग अलग ली, लेकिन क्या अगर हम ऐसा कर लें कि गैस सेम ले लें और टेम्परेचर अलग अलग कर लें तो क्या होगा। तो जरा देखिए भाई, जरा देखिए। अब हमारे पास अलग टाइप का ग्राफ देखना है, तो मैं कहूंगा बेटा जी व्हेन गैस इज सेम, गैस बिल्कुल सेम है, बट टेम्परेचर इज डिफरेंट, टेम्परेचर इज डिफरेंट। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं इस क्वेश्चन कैसे आता है। मान लीजिएगा कि आपके पास ये होगा कि एक तरफ लिख दिया dn 1/n dn/du और यहां पर लिख दिया u, चाहे 1/n ना हो तो ग्राफ तो तब भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो आपने ग्राफ बनाया कुछ ऐसे, फिर आप बना रहे हो ऐसे, और फिर आप बना रहे हो ऐसे, 3 अलग अलग ग्राफ बनाए, तीनों में एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट रखना है। अगर एक ऊंचा है तो दूसरा मोटा है और तीसरा और मोटा है, फैला हुआ है, इतना तो मैं भी नहीं हूं, इतना मोटा है। ठीक है, तो जरा देखिए, तो ये जो ग्राफ आए होंगे ना, ये अलग अलग टेम्परेचर पे आए होंगे। मान लीजिए T1 है, ये T2 है, और ये बेटा जी आया होगा T3 पे। ये कब आया होगा, T3 पे। अब जरा देखो बेटा, अब जरा देखो बेटा, यहां पर क्या होगा कि T1 T2 T3 जब आप लोगों को अलग टेम्परेचर दे रखा होगा तो वो क्या पूछेगा आईआईटी के अंदर, वो पूछेगा सर T1 में, T2 में, T3 में मैक्सिमम कौन सा होगा या मिनिमम कौन सा होगा, या फिर T1 T2 T3 का डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, यही सब पूछ सकता है भाई। लेकिन जवाब तो हम देंगे, जवाब तो हम देंगे, गैस सेम है। हम लोग ये बात जानते हैं कि सर ने ये बात बताई हुई है कि इस पीक से रिलेटेड जो भी वेलोसिटी होगी यहां पर उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहेंगे μmp, और यदि ये फर्स्ट वाले ग्राफ से होगी इसको कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2, ये हो जाएगी 1, और ये हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ 3। ये बात क्लियर हो गई। अब जरा देखिए, आप मुझे एक बात बताइए भाई, आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों की आंखें ठीक है, आप लोग बता सकते हो कि ओरिजिन से लेकर ज्यादा दूरी किसकी बन रही होगी, कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, बोलो। आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो, हम तो देखकर बता लेंगे कि μmp3 मैक्सिमम है, μmp3 मैक्सिमम है, μmp2 फिर उसके बाद μmp1 सबसे छोटी है। और क्योंकि सर गैस सेम है, इसका मतलब गैस का मोलर मास तो हर जगह सेम रहा होगा,
और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या रहा होगा बेटा जी? √2RT/m रहा होगा कि नहीं? बोलिए, 2RT/m रहा होगा। आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो, यही रहा होगा, 2RT/m रहा होगा बेटा। अब जरा देखिए बेटा जी, जो हमारे पास ये 2RT/m रहा होगा, तो जरा देखिए भाई, हम लोग जानते हैं कि मास हमारे पास क्या हो गया? कांस्टेंट। 2 क्या हो गया हमारे पास? कांस्टेंट। R क्या हो गया हमारे पास? कांस्टेंट। टेंपरेचर वेरी करेगा तो वेलोसिटी भी वेरी करेगा ना। और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, और टेंपरेचर अगर बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना? आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो, टेंपरेचर अगर बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ी। आप खुद देखिए, जब यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब यह भी तो होगा ना कि वहां पर टेंपरेचर ज्यादा होगा यार। आप कहोगे सर कह तो सही रहे हो, इसका मतलब तो यह हुआ होगा, इसका मतलब तो यह हुआ होगा सर, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है तो हम कहेंगे टेंपरेचर T3 सबसे ज्यादा रहा होगा, T2 और फिर उसके बाद T1 रहा होगा। बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तुम या नहीं कर लोगे? बोलो हाँ है ना? आप कहोगे सर यस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आनंद आ गया सर, मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सर ऐसा हो जाए, टेंपरेचर भी वेरी करे, गैस भी वेरी करे, तब हम क्या करेंगे? मैं बोलूंगा कि हां, ऐसे उंगली पकड़ पकड़ के मेरा गला पकड़ लो, सब कुछ पूछ लो मुझसे ही, लेकिन कोई बात नहीं, हम बताएंगे। आगे देखिए भाई, अब हम तीसरी कंडीशन की बात करेंगे भाई। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, एक चीज और बताना चाहूंगा प्लीज, जो लिखवाना चाहता था तीसरी कंडीशन के बारे में बाद में। आप खुद बताइए, अगर मैं टेंपरेचर बढ़ाऊंगा, मान लीजिए अगर मैं टेंपरेचर बढ़ाऊंगा, जो हाइट होगी ग्राफ की, हाइट होगी एरिया अंडर द कर्व की, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलिए, वो क्या रहेगी बेटे? कांस्टेंट, सॉरी, हाइट जो है वो घटती जाएगी कि नहीं घटती जाएगी? आप कहोगे सर हाइट तो घटती चली जाएगी अगर मान लो आप टेंपरेचर को बढ़ाते जाओगे तो। अच्छा, बात समझ में आ रही है इसका मतलब तुम्हें? और अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कि ये मेरे पास विड्थ थी इस वाले ग्राफ की, ये वाली विड्थ थी इस वाले ग्राफ की, और ये वाली विड्थ थी इस वाले ग्राफ की। खुद सोचिएगा, विड्थ जो होगी टेंपरेचर के बढ़ने पर बढ़ेगी, और हाइट जो होगी वो टेंपरेचर घटने पर घटेगी, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व तो हमेशा कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा। तो जरा देखिए, जरा देखिए, इधर देखिए, नोट पॉइंट पहला, as increasing the temperature, as increasing the temperature, as increasing the temperature, ठीक है, the height of the curve, कौन सा कर्व होगा? ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो पूरा लिख देता हूं, कभी तुम कुछ और समझ लो। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, समझिएगा क्या होगा? मुझे पता ही नहीं क्या होगा, तुम बताओगे, क्योंकि तुम तो अब चैंपियन बन चुके हो। चुपचाप बताना यहां पे टाइम के साथ। हाँ, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, as the temperature increases, the width of Maxwell distribution curve, क्या होगी आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ऐसे काम नहीं चलेगा, सब कुछ पढ़ाऊं मैं, तुम कमेंट बॉक्स में आंसर भी ना करो, ठीक है? तो यहां पर मुझे इसका आंसर चाहिए, और अगर आप इसका आंसर करते हो तो मुझे समझ में आ जाएगा आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है? नहीं आ रही होगी तो फिर कुछ और कर लेंगे। आगे देखिए भाई, अब बात करूंगा मैं तीसरी कंडीशन की। जब आपके पास क्या हो, गैस भी अलग अलग हो, टेंपरेचर भी अलग अलग हो, तब आप क्या करेंगे? तो थर्ड कंडीशन जो मैं बोलूंगा यहां पर, वो क्या हो जाएगी? देखिए, व्हेन गैस आर डिफरेंट, गैस भी डिफरेंट है, एंड
टेम्परेचर आर डिफरेंट। देखिए बेटा, पहली कंडीशन है कि मान लीजिएगा कि मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा कि 1/n dn/du, और यहां पर मैंने लिख दिया वेलोसिटी। मैं यहां पर ज्यादा ग्राफ नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 2 ग्राफ बनाऊंगा। यहां पर क्या बनाया मैंने, 2 ग्राफ बनाए, और मैंने कंडीशन दी है ये कि आप लोगों को बताना है कि कौन सा ग्राफ कौन सी गैस का होगा, ठीक है। पहली कंडीशन क्या दी है, जरा देखिए कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा है 300 केल्विन में, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस दे रखी है 900 केल्विन में। तो आपको पहचाननी होगी कि कौन सा कर्व किसका है और कौन सा कर्व किसका नहीं है। राइट, बात समझ में आएगी नहीं। अब आगे देखो बेटा जी, कंडीशन नंबर बी। कंडीशन नंबर बी, जब आपके पास SO2 दे रखी हो 900 केल्विन में और ऑक्सीजन दे रखी हो 300 केल्विन में, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा या कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट होगा, ठीक है जी। अब देखो बेटा कैसे करोगे आप लोग। हम लोग ये बात जानते हैं कि इस पीक से रिलेटेड जो भी वेलोसिटी होती है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, और हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर हो जाएगा √2RT/m। ये तो आपने पढ़ा ही होगा भाई, 2RT/m। तो जरा देखो, गैस अगर चेंज हो रही है तो मोलर मास चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो भाई सीधी सी बात है टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो वेलोसिटी देखो 2 और r कांस्टेंट तो है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रपोज हो जाएगी √T/m का रेशियो के बराबर, T/m के रेशियो के बराबर। तो आप लोगों को यहां पर टेम्परेचर और इसके मोलर मास का रेशियो देखना है, और यह समझनी है कि जिसका T/m रेशियो ज्यादा होगा उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगी, और यदि उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगी उसी हिसाब से आप वो गैस का नाम इधर दे दोगे और जो बची हुई गैस होगी उसका नाम इधर दे दोगे। तो मैंने यहां पर 2 अलग अलग कंडीशन दी है। एक बार सल्फर डाइऑक्साइड को 300 केल्विन पे रखना है, तो इसके लिए आप क्या कंपेयर करोगे बेटा जी, इसका मोलर 300 को डिवाइड करोगे 64 से, और एक बार आप क्या करोगे 32 को 900 को डिवाइड करोगे 32 से। तो यहां से बाय T/m का रेशियो निकल जाएगा अलग अलग दोनों गैस के लिए, और जिसका T/m रेशियो ज्यादा होगा वो ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो कृपया करके ये थर्ड कंडीशन के दोनों कंडीशन में मुझे ग्राफ बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, अपने नाम के अंदर, अपने जिले के नाम के अंदर, अपने देश के नाम, जहां भी तुम रहते हो, बस फुल पावर में चाहिए। तो भाई ये था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इतने सारे क्वेश्चन करवाए, अब हम बात करेंगे भाई मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन, और जो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज के बारे में कि उन वेलोसिटी में कौन सा कर्व किसका होगा, ये आपको बताना है। मान लीजिएगा आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ एबीसी इन द फॉलोइंग ग्राफ, जो कि आपको दे रखा होगा नंबर ऑफ मोलिकुलर स्पीड, यानी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के रिलेटेड ही होगा। एबीसी 3 अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी होगी ना, और यहां पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, म्यू एमपी, म्यू आरएमएस, म्यू एवी। इसका मतलब क्या होता होगा जरा देखिए। अगर आपको कहा होगा जो वेलोसिटी है वीआरएमएस, उसको आपने वीआरएमएस से देखा होगा, और हम लोग ये बात तो जानते हैं, वी नो दैट, ये बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं हम लोग कि जो वीआरएमएस होती है वो बराबर होती है √3RT/m के बराबर। आप लोग ये भी जानते होंगे कि यू एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो √ होती है 8RT/πm के बराबर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बताया, वो बराबर होती है किसके भाई, √2RT/m के बराबर। यहां पर अगर आप देखोगे RT/m सब में कॉमन है, यानी सेम है, लेकिन √ में यहां पर 3 लिखा है, यहां पर 8/π लिखा है, यहां पर 2 लिखा है कि नहीं। अगर कांस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको कंपेयर करें कि कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, तो आप लोग ये बात जान लोगे, बेटा कि सर मोस्ट जो वीआरएमएस होती है ये सबसे बड़ी होती है, फिर एवरेज आएगी, और फिर कहां पर आएगी बेटा, मोस्ट एमपी। आप मुझे बताइए यहां से लेकर यहां तक क्या दे रखा है, सी, और सी वाले वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट होगी। तो आप देखिए सी को वीआरएमएस कहां बोला गया है, सी को वीआरएमएस कहां बोला गया है, सी को वीआरएमएस सिर्फ यहां पर बोला गया है डी वाले ऑप्शन में, देवसेना में। बी बाहुबली में मोस्ट प्रोबेबल बोला गया है,
वी में एवरेज एवरेज, यानी ए फॉर अमरेंद्र, सी फॉर कटप्पा, बी फॉर बाहुली, सब गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारी देवसेना। दिख रही है इधर, ये देवसेना। डी वाला ऑप्शन होगा, सी वीआरएमएस होगा। और सबसे कम क्या होगा बेटा, यहां से लेकर यहां तक आप कहोगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो आप देखेंगे ए को म्यू एमपी दे रखा होगा, वी एमपी देखो, बी एवरेज दे रखी होगी। तो ऑर्डर सही है कि नहीं है, बोलो यार, ऑर्डर सही है कि नहीं है, बोलिए। आप कहोगे सर सिर्फ डी ऑप्शन में हमें करेक्ट बोला गया है, इसी को टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। देखो आज के कुछ क्वेश्चंस में मैं ईयर नहीं लिख पाया, ईयर नहीं लिख पाया मतलब ये किस ईयर में आए हैं किस ईयर में नहीं, लेकिन दिस क्वेश्चंस इज रिलेटेड फ्रॉम आईआईटी जेई। आईआईटी जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, समझ में आई बात। तो ये मत सोचना कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का ये एक भी क्वेश्चन तुम छोड़ दोगे, नहीं छूटेगा। जब तक तुम हार मानोगे नहीं, उससे पहले तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और तुम अगर अड़े रहे जिद पर कि नहीं कर लेंगे, तो भाई यही है इनकी जिद, इसी लेवल के होते हैं क्वेश्चन ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि आप लोगों को कोई डरा देना, आप लोगों को कोई डरा दे तो आप डर जाते हैं, आप लोग कोई मोटिवेट कर दे तो आप मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन इसको कांस्टेंट रखो, जो भी होना है। अगर डरना है लाइफ में तो डरे रहो, उठना मत, मजदूरी बने रहो, कुछ मतलब कोशिश ही मत करना बस फिर। और अगर कभी कभी जोश भर जाए कि बस अब करना है आईआईटी, अब करने है ये मेहनत, तो कांस्टेंट रखना अपने अंदर, हमेशा कांस्टेंट रखना भाई। अब जरा देखिए, ये क्वेश्चन भी आईआईटी के अंदर का क्वेश्चन है। मैं आप लोग बताऊं, मैंने बताया था कि ईयर में भूल गया हूं, पता नहीं ये जेईई मेंस में था आईआईटी एडवांस में था, कब था बोलता नहीं मुझे। इसने बोला है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोलिकुलर स्पीड ऑफ ए गैस एट पर द फिगर शोन बिलो देन द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, द एवरेज एंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो भी होगा फलाना ढिमकाना वो बताना है रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले क्या लिखा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसके बाद क्या लिखा है, एवरेज स्पीड, उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है बेटा जी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यानी यहां पर लिखा होगा म्यू एमपी रेशियो यू एवरेज रेशियो, अरे यू आरएमएस। अब जरा देखिए, यहां पर आप लिखोगे अंडर रूट 2RT बाय एम रेशियो अंडर रूट 3RT बाय पाई एम, तो 8RT बाय पाई एम, और रेशियो अंडर रूट 3RT बाय एम। RT सब में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप कहोगे अंडर रूट 2 रेशियो अंडर रूट 8 बाय पाई अंडर रूट 3। आपको खुद पता लग जाएगा कि पहले वाली वैल्यू सबसे छोटी है, दूसरे वाली वैल्यू उससे बड़ी है, तीसरे वाली वैल्यू और भी बड़ी है। और यदि इनका आप रेशियो भी कैलकुलेट करना चाहो तो रेशियो भी वही आएगा, पहले वाली सबसे छोटी होनी चाहिए, फिर आपके पास बीच वाली मीडियम होनी चाहिए, और लास्ट वाली सबसे बड़ी होनी चाहिए। अब ए ऑप्शन में सबकी बराबर दे रखी है, अमरेंद्र बाहुबली तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। और सी ऑप्शन में पहली कम है, बीच वाली 1.128 है, 1.12 छोटा होता है किससे, 1.22 से। बात तो सही है भाई। मीडियम वाली बीच में है, लार्ज वाली बाद में है। बी में फिर एक एक आ गया, ये भी नहीं हो सकती, तो बाहुबली देवसेना को तो मारो गोली। एक बार आंसर हो जाएगा कटप्पा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कटप्पा। और आप लोगों को बताऊं, ये क्वेश्चन भी आईआईटी जेईई में ही आया था, या फिर आईआईटी एडवांस के जब 1 नंबर के या 2 नंबर क्वेश्चन होते हैं ना, वो उनमें से आया था। ये बहुत सिंपल है ये। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्या ही करना। अब जरा देखिए, आप लोग तो सोच रहे होंगे ना कि सर ने कहा इतना फालतू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करवा, ये तो छुड़वा देते थे बहुत सारे लोग। ये देख लो, मैं अप्रैल 10 तारीख 2019 सेकेंड, और ये देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड के बीच में वेलोसिटी दे रखी है, मतलब ग्राफ दे रखा है एरिया अंडर द कर्व। हालांकि कोई ड्राइंग करने वाले ने इसकी पीक को समझ नहीं आया होगा बेचारे को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ जाना आप लोग। इसने बोला है करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा, यहां पर म्यू एमपी नाइट्रोजन 300 केल्विन, O2 400 केल्विन और H2 300 केल्विन है। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को याद हो कि यहां पर गैस भी अलग है और टेम्परेचर भी अलग है, यानी आप लोग क्या करेंगे जरा देखिए, आप लोगों को क्या करना है भाई, आप लोगों को क्या करना है कि भाई वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाय M का रेशियो निकालना बेटा जी।
T/M का रेशियो निकालना और फिर आपको ग्राफ बताना है कि कौन सा ग्राफ किस किस का होगा। ठीक है, यह कंडीशन मान लेना है। क्लियर है जी? फर्स्ट ग्राफ किसका होगा, सेकंड किसका होगा, थर्ड किसका होगा, यह आप लोग बताना है यहां पर। और यदि आप ये बता पाए तो बस फिर तो ऐसे क्वेश्चन कर ही लोगे आप। ठीक है जी, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट 50 केल्विन एंड O2 एट 800 केल्विन। ये तो कर लिया था हमने यार, करा था कि नहीं करता लास्ट वाली क्लास में? कर लिया था भाई, लेकिन चलो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं। द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी URMS फॉर हाइड्रोजन की बात करूं तो फॉर्मूला होता है √3RT/m, यानी हो जाएगा URMS फॉर हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा √3 एज इट इज, आर इट इज, टेम्परेचर यहां पर रखोगे आप 50 केल्विन और मोलर मास रख दोगे 2। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। फिर आप क्या करोगे भाई, हाइड्रोजन के लिए क्या दे रखा है, मोस्ट प्रोबेबल वही दे रखे रूट मीन स्क्वायर, तो URMS ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो बराबर होगी √3R और टेम्परेचर दे रखा है 800 केल्विन, तो यहां पर रखोगे 800 और डिवाइड कर लोगे आप किससे बेटा जी, उसके मोलर मास यानी 32 से। ये इक्वेशन 2 कर लोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेना और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, इतना काम मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलो बेटा, अब हम बात करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में और या फिर इफ्यूजन के बारे में। ग्राहम्स लॉ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है भाई। कैसे, जरा देखिए, आप लोगों के पास क्या दे रखा होगा जरा समझिएगा। सपोज करिए कि आपके पास एक सिलेंडर दिया हुआ होगा, ऐसे कोई सिलेंडर दे रखा होगा बेटा जी, ऐसे कोई सिलेंडर होगा और उस सिलेंडर के अंदर ऐसे हो सकता है एक गैस दे रखी हो सकता है बहुत सारी गैस दे रखी हो। ठीक है, तो आप समझिएगा मेरी बात, क्या क्या मैं बोलना चाहता हूं। तो मैंने यहां पर अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब ऐसे करके 2 गैस के पार्टिकल दिखाए। बात समझ में आ गई होगी। यानी यहां पर मिक्सचर होगा ए और बी का, और यदि देखिए, यदि मैं यहां से एक इसके अंदर होल कर दूं तो होल करने के बाद ये जो गैस के पार्टिकल होंगे कौन कौन से, ये ग्रीन वाले और ये, क्या ये पार्टिकल इससे बाहर निकलना शुरू कर देंगे? बोलो, शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कहोगे सर शुरू तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपके पास दोनों ही गैस निकलेगी, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही गैस निकलेगी, दोनों ही गैस लीक हो सकती है यहां से अगर मैं इसके अंदर होल कर देता हूं तो। अब बात यह आती है कि यार जब किसी ट्यूब में, जब किसी बलून में हम एक होल करते हैं तो वहां पर गैस कैसे निकलती है? सुनी होगी आपने। इसका मतलब यह होता है कि भाई जब कभी भी कोई गैस हाई प्रेशर में रहती है और उसमें हम होल कर दें तो वहां से गैस निकलकर वहां पर जाती है जहां पर प्रेशर लो होता है। राइट और रॉन्ग? ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब मैं एक और चीज बात पूछना चाहता हूं आपको कि अगर मैं आप लोगों से यह बात कहूं, मेरे बच्चों, कि अगर मेरे पास 2 गैसेस थी इसके अंदर, हो सकता है कि इनके अंदर पार्शियल प्रेशर ए और पार्शियल प्रेशर बी दोनों अलग अलग हो। जरूरत रही है कि जितने मोल में ए के लूं उतने मोल बी के लूं, या जितने मोल में बी के लूं उतने ए के लूं। हो सकता है मेरे पास ए के पार्टिकल ज्यादा हो सकता हो बी के पार्टिकल ज्यादा हो, तो उस वजह से इनका मोल फ्रैक्शन भी अलग अलग होगा और टोटल प्रेशर में इनका पार्शियल प्रेशर भी अलग अलग होगा। तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं, एक और उदाहरण देना चाहता हूं, प्लीज समझिएगा, शायद आपको यह बात समझ में आए। मान लीजिएगा कि मेरे पास टायर की एक ट्यूब है ऐसे, ठीक है जी, और एक और ट्यूब थी मेरे पास टायर दूसरे वाली, वो कुछ ऐसी थी।
अब मैंने कहा कि भाई इस वाली ट्यूब के अंदर 10 atm प्रेशर था और इसके अंदर 5 atm प्रेशर था। मैंने यहां पर लीकेज करी तो भाई हवा निकलकर बाहर आ रही होगी, ऐसे करके हवा निकल के बाहर आ रही होगी, सेम यहां पर भी और यहां पर भी इस ट्यूब से। तो आप खुद सोच कर देखिए, मान लीजिए आपके पास दो गुब्बारे हैं, एक में बहुत ज्यादा गुब्बारा एकदम टाइट भरा हुआ है, प्रेशर बहुत हाई है, और एक फर्जी सा ऐसा फुस फुस जैसा होता है ना गर्मियों में, सुकड़ सा जाता है गुब्बारा, ऐसा टपका है ऐसा करके। तो वैसा अब मैंने उन दोनों में अगर मैं पिन चुभाऊंगा तो आप मुझे बताइए, जिसमें ज्यादा प्रेशर होगा उससे ज्यादा स्पीड से गैस निकलेगी, ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? और जिसमें पहले से प्रेशर कम है उससे गैस कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी। ठीक है, तो हम लोग को यह बात तो पता लग गई भाई, उनका बाहर निकलने का जो रेट है, स्पीड है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर पर डिपेंड करता है, और जितना ज्यादा उनका प्रेशर होगा गैस उतनी अच्छे से निकलेगी। यानी रेट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? पार्शियल प्रेशर के, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर वो गैस ए थी तो मैं कहूंगा कि रेट ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा जी? पी ए, है ना? हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यार, आपको अक्सर हो गया। बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहां पे, तो मजा आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई। और रेट ऑफ बी जो होगा, रेट ऑफ बी होगा वो कहीं ना कहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बताइए गलत तो नहीं कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं यार। मैं आप कह रहे हो सर बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी बात को हम गलत कह ही नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं कह सकते हो, जरा देखो। अब क्या है, क्योंकि वो गैस अलग अलग हो सकती है तो उनमें उनका मोलर मास भी अलग अलग हो सकता है। हाँ या ना? बोलिए। आपको सर बात तो सही कह रहे हो, आपने ये बात तो कही कि भाई गैस जो है अलग अलग हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि उन गैस को अलग अलग कंटेनर में रख के तब कंपेयर कर लें, मतलब टेंपरेचर भी कभी ना कभी अलग अलग हो सकता है। गैस अलग अलग है, अगर मोलर मास अलग अलग है, तो जरा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। कोई भी वेलोसिटी ले लीजिए आप, कोई भी वेलोसिटी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी, चाहे आप, कहां गया फार्मूला, चाहे आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करें, चाहे आप एवरेज वेलोसिटी की बात करें, चाहे आप वीआरएमएस की बात करें, हर जगह ये 2r, 8r बाय पाई, 3r, ये तो कांस्टेंट ही है ना एक तरीके से। बट अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की और मास की, ये वेरी कर सकते हैं, टेम्परेचर और मास की ये वेरी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी टाइप का रेट हो, चाहे वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो, चाहे वो एवरेज स्पीड हो, और चाहे वो आपके पास क्या हो बेटा जी, वीआरएमएस क्यों ना हो, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रेट है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अंडर रूट टी बाय एम के। और यदि मेरे पास गैस ए है तो मैं कहूंगा कि आर ए, रेट ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ ए, मास, मोलर मास ऑफ ए, ऐसे लिखूंगा। और इसको मैंने कहा कि ये मेरे पास थर्ड हो गया रिलेशन। और यदि गैस बी के लिए देखूं तो आर बी बराबर क्या होगा? अंडर रूट टी बी एम बी। अब जरा देखो बेटा, 4 रिलेशन। मुझे क्या करना है कि रेट है आपके पास ए के लिए, रेट ए के लिए मुझे एक अलग रिलेशन बनाना है। यानी अगर रेट ए और रेट ए1 और थर्ड को देखूं तो जो कंबाइंड रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? फ्रॉम रिलेशन 1 एंड थर्ड, तो आप कहोगे रेट ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए अंडर रूट टी ए बाय एम ए, टी ए बाय एम ए। यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है? यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एम ए। दूसरा देखिए, अब यदि मैं यहां से कांस्टेंट हटाऊं, प्रोपोर्शन हटाऊं, तो एक कांस्टेंट आएगा के, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अंडर रूट टी ए बाय एम ए। सेम टू सेम अगर मैं आप लोगों को कहूंगी फ्रॉम रिलेशन 2 एंड 4, फ्रॉम रिलेशन 2 एंड 4, जो हमारे पास आर बी होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? के। सेम टू सेम कर रहा हूं भाई मैं, पी बी
अंडर रूट टीबी बाय एमबी आएगा। अब जरा देखो, अगर मैं रेट ए को रेट बी से डिवाइड कर दूं, क्या बोला मैंने आप लोगों को कि मैं अगर रेट ए को रेट बी से डिवाइड कर दूं तो क्या मैं कहूंगा कि आर ए बाय आर बी बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अंडर रूट टेम्परेचर ऑफ ए बाय टेम्परेचर ऑफ बी इंटू में मोलर मास ऑफ बी ऊपर जाएगा, मोलर मास ऑफ ए नीचे आएगा। ये आपके पास वो फॉर्मूला है, ये वो आपके पास वो फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। और देखिए ज्यादातर क्या होगा, जरा देखिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, अगर आपके पास ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब गैस का पार्शियल प्रेशर अलग अलग दे रखा होगा दोनों का, और दोनों को अलग अलग सिलेंडर में रखा हो। जैसे मान लीजिएगा एक आपके पास ये है, ये सिलेंडर हो गया, और एक सिलेंडर आपके पास ये हो गया भाई। जब आपके पास सिलेंडर क्या हो, अलग अलग हो, तो अगर आपने यहां पर होल किया, यहां पर होल किया, तो मान लीजिए ये ए गैस थी और ये बी गैस थी, तो ये बात तो क्लियर है कि भाई गैस ए और बी का मोलर मास तो अलग अलग होगा, और हो सकता है कि इसका टेम्परेचर क्या हो बेटा जी, टी ए हो, इसका टेम्परेचर टी बी हो, इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर दे रखा होगा वो पी ए के बराबर हो और उसके अंदर पी बी के बराबर हो। तो आप ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे, तब दोनों का रेट कंपेयर करोगे। तो ये कंडीशन थी पहले वाली। और यदि मान लीजिएगा आपके पास ऐसा सिस्टम दे रखा हो, ऐसा सिलेंडर दे रखा हो जिसके अंदर इस तरीके से, जिसके अंदर आपके पास एक सिलेंडर है, होल एक ही है, ए और बी दोनों गैस इसी के अंदर हैं, ए और बी दोनों गैस इसी के अंदर है, तो आप लोग ये तो बात मान सकते हैं ना बेटा कि भाई जो भी टेम्परेचर रहा होगा इसके लिए वो टी कांस्टेंट रहा होगा, दोनों गैस के लिए बराबर रहा होगा, हाँ या ना। और भाई हो सकता है कि पार्शियल प्रेशर भी क्या दे रखा होगा, पी ए का पी ए दे रखा होगा और बी का पी बी दे रखा होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आर ए बाय आर बी बराबर अंडर रूट पी ए बाय पी बी अंडर रूट, जरा देखिए मोलर मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए, और जो आप लोगों के पास ये टेम्परेचर ए और टेम्परेचर बी होगा, जब गैस बिल्कुल सेम ही हो जाएगी, एक ही कंटेनर में हो जाएगी, तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और टी ए और टी बी का रेशियो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिर्फ इतना सा बनेगा और कुछ नहीं। अब एक बात और बताता हूं मैं, कई बार कुछ उन गैसेस का मोलर मास नहीं दे रखा होता, वहां पर डेंसिटी दे रखी होती है। तो यहां पर भी एक और बात बताना चाहूंगा, इफ density is given in the question, तो आप लोगों को मैंने ना एक फॉर्मूला बताया था डेंसिटी का और मोलर मास में रिलेशन। मैंने बोला था कि गलत इंसानों के लिए पीएम डर्टी है, अच्छे इंसानों के लिए बढ़िया है, यानी पीएम जो है डर्टी थे, याद होगा आप लोगों को। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये कह दूं कि अगर एक गैस के लिए और डेंसिटी में रिलेशन निकालना पड़े और पी एम बी बराबर डीबी आर टी, इस तरीके से है ना भाई, अगर मैं रिलेशन निकालना चाहता हूं मास और डेंसिटी में, तो मास जो है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भाई। तो मैं यहां पर क्या कहूंगा कि एम ए बाय एम बी बराबर होगा डेंसिटी ऑफ ए बाय डेंसिटी ऑफ बी। तो कुछ क्वेश्चन के अंदर आप लोग ऐसा भी यूज करेंगे कि रेट ऑफ ए बराबर रेट ऑफ बी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ बी अंडर रूट डेंसिटी ऑफ बी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ए। ऐसा भी क्वेश्चन आप मतलब इस फॉर्मूले से भी आप जो है प्रयोग करेंगे इसका भी। अगली कंडीशन बताता हूं, अगली कंडीशन में आपको बताता हूं कि अब आपको कैसा क्वेश्चन दे रखा होगा। मान लीजिएगा कि आपके पास एक मिक्सचर होगा, एक सिलेंडर होगा मेरे बच्चों, उस सिलेंडर के अंदर इस सिलेंडर के अंदर देखिए भाई, अगर आपको ए और बी गैस दे रखी है,
सिर्फ या तो उनका मोलर मास अलग हो सकता है या फिर उनकी डेंसिटी अलग हो सकती है। टेम्परेचर तो क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो कंडीशन देखिए, इफ पार्शियल प्रेशर्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है अलग अलग पार्शियल प्रेशर, इसका मतलब होगा कि उनके पार्शियल प्रेशर बराबर रहे होंगे स्टार्टिंग में। और जब पार्शियल प्रेशर बराबर रहे होंगे तो हम मान लेंगे कि पीए बराबर रहा होगा पीबी के, हाँ या ना, तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तब आपके पास फॉर्मूला बनेगा आर ए बाय आर बी बराबर अंडर रूट मोलर मास ऑफ बी और मोलर मास ऑफ ए का रेशियो। या फिर मोलर मास ना देकर वो डेंसिटी दे सकता है, तो आप लिखोगे रेट ऑफ ए डिवाइड बाय रेट ऑफ बी बराबर अंडर रूट डेंसिटी ऑफ बी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ए। बेटा अगर ये छोटे छोटे पॉइंट आपने एक बार इलस्ट्रेट कर लिए ना, तो मैं ऐसे झूठ मूठ नहीं कहता कि आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, मैं सच बता रहा हूं तुम एक एक क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गई भाई बात एक। दूसरी बात समझिएगा मेरी बात, आगे मैं क्या करना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं। मैंने राइट हैंड साइड में तो बहुत बार इलाज कर लिया, कभी इसको डेंसिटी में कन्वर्ट कर लिया, कभी डेंसिटी को मोलर मास में कन्वर्ट कर लिया, कभी टेम्परेचर कैंसिल आउट कर दिए, कभी रख लिए, मतलब वो सब बता दिए मैंने। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा यार, अगर वो रेट को भी अलग तरीके से दे दे, रेट कोई अलग चीज नहीं है। देखिए ये जो रेट होगा, रेट ये अमाउंट के रेस्पेक्ट में भी होगा कई बार। अमाउंट वो गैस की अमाउंट, लेकिन वो गैस की अमाउंट कैसे रखोगे? आप लोगों को पता होगा कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो किसी भी चीज की कंसंट्रेशन या किसी चीज की भी अमाउंट को जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो एक रेट बन जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ टाइम एक रेट के बराबर ही होता है, और वॉल्यूम जो है वो एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोल बाय टाइम ये भी रेट बन जाएगा, और डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस बाय टाइम ये भी हमारे पास रेट ही बनता है। आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, ये तीनों के तीनों आप लोग जब देखोगे क्वेश्चन के अंदर तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट पाओगे ये तीनों बातें। लेकिन मैं आप लोगों को एक और कहानी बताऊं जो सबसे बड़ी एरर होती है बच्चों की। कभी भी आपको एक बात ध्यान रखना है, रेट बराबर कभी भी, रेट बराबर कभी भी गिवन मास अपॉन टाइम मत कर देना, बस ये कभी मत कर देना। बस आधे बच्चे क्या करते हैं कि गिवन मास अपॉन टाइम, गिवन मास अपॉन टाइम के रेशो का यूज कर लेते हैं। मैं बताऊं, 4 ऑप्शन में से भाई साहब उनका एक ऑप्शन मैच होता है। ऐसे बच्चे नहीं होते, वो खतरनाक बच्चे होते हैं। 4 दिए गए ऑप्शन में से आईआईटी का एक ऑप्शन मैच होगा उनका, पर नंबर माइनस मिलेगा। हां ले टुल्लू, इधर देखो भाई, अब जरा देखिए, इतनी सारी चीजें कराई, इतने फॉर्मूले बताए, अब मैं उन अलग अलग कंडीशन पे ना आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ ही जाएंगे। ठीक है, जरा देखिए कैसे। द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर क्या हो गया कांस्टेंट, प्रेशर क्या है आइडेंटिकल यानी कांस्टेंट, सेम ही थे, कट गए होंगे। अलग अलग क्या होगा, एक तो होगा हमारे पास हीलियम और एक है हमारे पास मीथेन। ठीक है, और रेशियो निकालना है हमें उनके रेट का हीलियम से। तो आप लोग ये बात जो जानते होंगे ना बेटा, भी आज मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया कि रेट ऑफ ए डिवाइड बाय रेट ऑफ बी बराबर होगा अंडर रूट क्या, मोलर मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए ना। अगर मैं इसको मान लेता हूं कि रेट ऑफ हीलियम डिवाइड बाय रेट ऑफ CH4 तो बराबर आएगा अंडर रूट मोलर मास ऑफ CH4 बराबर मोलर मास ऑफ हीलियम ना। जब आप यहां पर सोल्व करोगे तो मोलर मास ऑफ मीथेन होता है 16, सोल्व कर लेना, और हीलियम का होता है 4, वो भी रख लेना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 16, सॉरी अंडर रूट 4, सोल्व कर लोगे, बाहर निकल के आ जाएगा 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाहुबली यानी मैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। अब नहीं कुछ तब लगेगा तुम्हें, लग ही नहीं सकता भाई। तुम्हें बताता हूं एक बात, मैं एक बार क्या हुआ था, यह क्वेश्चन आया था आईआईटी एडवांस में, समझते ना आईआईटी एडवांस,
छोटा मोटा पेपर नहीं होता, बढ़िया होता है। आईआईटी एडवांस का कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन था ये, जिसमें एक खतरनाक सा डायग्राम बनाया हुआ था और इतना सारा पे लिखा हुआ था। पहली बात तो आधे बच्चे तो ऐसे करेंगे देखते ही, ओए चक्कर आगे गिर गया मैं एकदम, ठीक है, लेकिन फिर क्या करेंगे, फिर उठेंगे, ठीक है। तो हमको लगे यार इतना बड़ा क्वेश्चन तो हमसे होगा ही नहीं, ये तो बहुत टफ है यार, ऊपर से आईआईटी एडवांस में आया क्वेश्चन है PYQ। देखो जरा क्या कह रहा है ये, X एंड Y आर द टू वोलेटाइल लिक्विड, दो अलग अलग लिक्विड थे, विद मोलिकुलर वेट दे रखा है 10 ग्राम पर मोल और 40 ग्राम पर मोल रेस्पेक्टिवली। टू कॉटन प्लग्स यहां पर डाले गए हैं, वन शोक्ड X एंड अदर शोक्ड इन Y आर साइमल्टेनियसली एट द एंड ऑफ ट्यूब लेंथ 24। ये ट्यूब जो थी 24 सेंटीमीटर की थी। एज शोन इन फिगर, द ट्यूब इज फिल्ड विद एन इनर्ट गैस एट 180 atm प्रेशर एंड 300 केल्विन। फर्क नहीं पड़ता, आप इनर्ट गैस लो ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेपर ऑफ X एंड Y रिएक्ट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट विच इज फर्स्ट ऑब्जर्व एट 300 केल्विन। यानी समझिएगा, इधर से आपने X मान लिया, इधर से आपने Y मान लिया। सपोज करिए कि ये जो कॉटन प्लग है ना, ये लिक्विड X से भीगा हुआ होगा और ये लिक्विड Y से भीगा हुआ होगा, लेकिन क्यों ना कि X और Y जो हैं दोनों के दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड थे, तो यानी इसकी जो भाप रही होगी, गैस रही होगी, वो ऐसे जले जैसे हवाएं सनन सनन वो बहने लगी है। आगे गाना नहीं सुनाएंगे, महंगा है बहुत, ठीक है। तो ये जब आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से मिलेंगे भी, और यदि ये मिले, यदि ये किसी पॉइंट पर मिले तो इनमें गुल्लू गुल्लू होगी, इनमें कोई रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन अगर हो गई तो प्रोडक्ट भी बन जाएगा। भाई बोलो हाँ या ना? आप अक्सर बात तो सही कह रहे हो, प्रोडक्ट यहां पर बन गया। तो इसने पूछा है, जब ये सारी बातें बोल देता है कि इसका जो गोलाकार है, एरिया है, सब बिल्कुल सेम है, सब बढ़िया है। अब जरा देखिए, फिर इस पे क्वेश्चन आया कैसा, द वैल्यू ऑफ D इन सेंटीमीटर। D मतलब आपको ये दे रखा होगा कोई डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट, D की वैल्यू निकालनी होगी आपको, ठीक है। तो आपको D की वैल्यू निकालनी है और बताना है क्या होगा। मैं तो भाई बड़ी सिंपल सी बात करता हूं, दो गैस होंगी X और Y, उनके रेट को मुझे कवर करना होगा, मतलब रेट ऑफ X डिवाइड बाय रेट ऑफ Y, ऐसे लिखना पड़ेगा। प्रेशर टेम्परेचर सब सेम है, देखो चेंज तो नहीं हुआ, देख लो चाहे। टेम्परेचर क्या था 300 केल्विन, प्रेशर वही है KTM, कुछ दिक्कत नहीं है। यहां पर लिखूंगा मोलर मास ऑफ X Y डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ X। रेट को मैंने आपको एक और बात बताई थी, रेट बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद होगा आप लोगों को। आप कहोगे सर बात तो सही है, जैसे मान लीजिएगा एक आदमी इधर से चला और एक आदमी इधर से चला, तो इन्होंने कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर करी होगी ना। सपोज करिएगा एक रोड है 5 किलोमीटर का, एक तरफ से एक पतला सा आदमी चलता है और ऐसे तुगुक 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 ऐसे भागता है, ठीक है। और दूसरे एंड से एक मोटा सा आदमी आता है, वो ऐसे चलता है, ऐसे धीरे धीरे चलता है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रहे, कभी तो मिलेंगे ना। जब वो कभी मिलेंगे तो जरूर थोड़ा ही कि बिल्कुल बीच में मिले। हो सकता है कि भाई जो तेज भाग रहा था वो बहुत आगे निकल गया हो, और जो धीरे चल रहा था वो थोड़ा अभी ज्यादा ना चल पाए हो। लेकिन वो जहां पर भी मिलेंगे, अगर स्टार्टिंग से उनका टाइम कैलकुलेट करा जाए, वो तो सेम ही रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो भाई, टाइम तो सेम ही रहेगा। दोनों को एक साथ छोड़ा जाए तो मिले किसी भी पॉइंट पर, कोई दिक्कत नहीं है। आप अक्सर बात तो सही कह रहे हो। तो माना ये मेरे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, ये मेरे पास D है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं जो बचा हुआ पार्ट होगा वो 24 माइनस के D हो जाएगा भाई के लिए, 24 माइनस के D, हाँ या ना? आपको सर बात तो सही कह रहे हो। तो जरा देखिए भाई, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं करना। देखिए रेट ऑफ, इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम में लिखते हैं, तो क्या हम कहेंगे कि D बाई टी, और इसको कहेंगे हम लोग क्या 24 माइनस के D बाई टी, टाइम तो सेम ही लगा है,
तो ये रेट मैंने ऐसे निकाल लिए भाई, और बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई का मोलर मास कितना दे रखा था बेटा, वाई का मोलर मास दे रखा है 40 और इसका दे रखा है 10, तो यहां पर 4/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, t से t कैंसिल आउट। तो देखो जरा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो d/24 माइनस के d बराबर कितना हो जाएगा बेटा जी, 4 बाहर निकल के आएगा तो 2 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 2, यानी हम कहेंगे d बराबर 48 माइनस के 2d, ऐसे हो गया, यस और नो। और जब ये d इधर आ जाएगा तो 3d बराबर 48, d की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई, 16, d की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो जरा देखो क्या पूछा इसने पूछा होगा d क्या है सेंटीमीटर में बताइए, देखो 16 सेंटीमीटर निकल के आया, यानी कटप्पा करेक्ट आंसर आया कि नहीं आया, बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, आप लोग कतई जहर कर दिया, क्या दिक्कत है, मैं एडवांस के क्वेश्चन बन रहे हैं सर, पता काहे टफ नहीं लग रहे, कोई बात नहीं, तुम लोग बढ़िया पढ़ रहे हो ना, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। इसका एक और था सब पैराग्राफ वाला क्वेश्चन, लेकिन वो पता नहीं कहां भाग गया, वो मिल नहीं पाया मुझे। आगे बढ़ते हैं, 1980 में IIT एडवांस का, ये उस टाइम पे एडवांस ही होता था। क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट ग्लास ट्यूब हैज 2 इनलेट एक्स एंड फ्लैट 2 एंड्स, पता नहीं क्या कह रहा है, एक्स एंड ये एफ होगा बेटा जी, पता नहीं क्या है, छोड़ो। At 2 ends, the length of tube is 200 centimeter. HCl gas through inlet X and ammonia gas inlet Y. ओहो, आप समझ में आया क्या कह रहा हो, ये बेवकूफ बनाता है, चल लीजिएगा। तो हम इसको Y मान लेते हैं भाई। देखिए होता क्या है कि एक हमारे पास ट्यूब है, ऐसे मान लेना कि ये हमारे पास ट्यूब है। आप लोग ये बात जानते होंगे कि एक मेरे पास एक्स एंड होगा और एक तरफ मेरे पास वाई एंड होगा, और आप लोगों को कहा गया है कि पूरी ट्यूब की जो लंबाई है वो 200 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा है कि HCl गैस थ्रू एक्स, यानी HCl जो है वो एंटर करेगी यहां से, और अमोनिया गैस जो है वो एंटर करेगी यहां से। पढ़ लो आप लोग आराम से। Enter the tube at the same time. What fumes appear at point P? होता क्या है कि एक पॉइंट आएगा P, सपोज करिए ये वो पॉइंट है P, जहां पर फ्यूम निकली या फ्यूम दिखी। फ्यूम्स किसकी होती है मैं आपको बता देता हूं। अमोनिया जब कभी भी HCl के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है, और इस जेंटलमैन की ही जो है फ्यूम्स बनती है। तो बेसिकली वो पूछता है कि रिएक्शन कहां पर हुई होगी। अब आप बता रहे, देखो भाई, फाइंड डिस्टेंस P फ्रॉम X, X से P की डिस्टेंस बतानी है। आप लोग ये बात जानते हो कि जब HCl इधर से चली होगी तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, P, हाँ या ना। और भाई जो Y जब अमोनिया की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगी, 200 माइनस के P होगी कि नहीं होगी, बोलिए। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं यहां पर रेट कंपैरिजन करूं कि रेट ऑफ HCl डिवाइड बाय रेट ऑफ अमोनिया बराबर होगा अंडर रूट, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। अगर क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर नहीं दे रखा है तो आपको पार्शियल प्रेशर रखना नहीं है, ठीक है जी। आपको पता है कि डेंसिटी नहीं दे रखी तो डेंसिटी रखने की जरूरत नहीं है, मोलर मास से काम चल जाएगा। तो मोलर मास ऑफ अमोनिया आप रखेंगे ऊपर, मोलर मास ऑफ HCl आप रखोगे नीचे। हमारे पास रेट ऑफ HCl क्या होगा, P/T। यहां तक पहुंचने में चाहे इधर से चलो उधर से चलो, टाइम तो सेम ही लगेगा, और ये हो जाएगा 200 माइनस के P/T, जिससे T से क्या हो जाएगा, T कैंसिल, और ये आ जाएगा बेटा जी क्या, 17/36.5। आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आप लोगों को एक डिस्टेंस निकालनी है बेटा जी P, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालनी है मेरे बच्चों कि यहां से लेकर कितनी होगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसा क्वेश्चन नहीं था, मैं आपको पहले बता रहा हूं, 1998 में एडवांस वाले क्वेश्चन थे, और कर लेना चुपचाप। इसका करेक्ट आंसर चाहिए मुझे, और इस क्वेश्चन का नाम मैं रख देता हूं बेटा जी देवसेना। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या कहा गया है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस
at 0.8 atm takes 38 seconds to diffuse through a pinhole, whereas 1 mole of unknown compound xenon with fluorine at 1.6 atm takes 57 seconds to diffuse. बेहतरीन बात है। तो बोला गया है थ्रू द सेम होल हमारे पास सेम ही था। कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। 1999 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो कि आईआईटी एडवांस का बड़े वाला क्वेश्चन था। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता था, लॉन्ग क्वेश्चंस में 5 नंबर का था। डाउट मत करना मैंने आप पे, 2 मिनट में कर दोगे तुम सब कुछ। जरा देखो क्या यहां पर अलग अलग प्रेशर दे रखे हैं, पार्शियल प्रेशर बोलो यार। आप कहोगे यस सर। क्या यहां पर प्रेशर दे रखे हैं आपको अलग अलग, और आप लोगों को कहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और हमारे पास 1 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड। तो आप लोगों को यह भी पता होगा कि अमाउंट दे रखी है सब्सटेंस की, टाइम दे रखा है हमारे पास सेम या अलग अलग टाइम दे रखा होगा, तो रेट तो दोनों के निकल जाएंगे हमारे पास। तो रिलेटिव रेट जब हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, तो हम क्या कहेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ रेट ऑफ कौन सी गैस थी पहले भाई, नाइट्रोजन, डिवाइड बाय रेट ऑफ जीनन की गैस थी XeF6, सॉरी XeFX, कोई अननोन कंपाउंड था। देखो बेटा हमें नहीं पता कि जीनन की पर कितना प्लस चार्ज था, और हमें पर यह पता है कि फ्लोरीन का -1 होता है। तो जो भी कंपाउंड बना होगा अननोन, क्या उसको मैं XeFX मान सकता हूं ना, है ना। तो बस मुझे XeFX मान लीजिएगा, या आप ऐसे भी मान सकते हैं कि Xe + N और F-1, तो XeFN ऐसे मान लेना बस। फिर देखो आप तुरंत क्वेश्चन निकल जाएगा ये। आप कैसे करोगे जरा देखिए। आप लोग जानते हो कि जब पार्शियल प्रेशर अलग दे रखा होता है, तो आप लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ऊपर और पार्शियल प्रेशर ऑफ XFN अंदर यहां पर, और यहां पर लिखो क्या, मोलर मास ऑफ XeFN, और आप लिखोगे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। अब जरा देखो बेटा सॉल्व कैसे करेंगे। इसकी जो आप लिखोगे मोल, तो इसका जो रखा था 1 मोल, तो रेट लिखोगे 1 बाय टाइम कितना लगा बेटा, 38 सेकेंड। इसका रेट जब आप लिखोगे XeFN का या XeFX का, तो आप कहोगे सर इसका भी हमारे पास 1 ही मोल था, टाइम लगा 57। सॉल्व करके पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है नाइट्रोजन का, 0.8 atm। जरा देखिए, और इसका कंपाउंड का कितना दे रखा है, 1.6 atm अंडर रूट इसका मोलर मास XeFN, और यहां पर 28 कर दोगे। अब जरा देखो बेटा 38 19 2 38 होते हैं, 19 3 57 होते हैं, ठीक है। ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी, यहां से आप पॉइंट निकालोगे, ये जाएगा तो 1 जा, 2 जा हो जाएगा बेटा जी। जब आप यहां पर सॉल्व करोगे ना मेरे बच्चों, तो हमारे पास 3/2 बराबर आएगा, 3/2 बराबर 1/2 अंडर रूट मोलर मास ऑफ XeFN, और यह आएगा मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड से आप स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 9 बराबर मोलर मास ऑफ XeFN, और ये हो जाएगा 28। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास कितना आएगा भाई, मोलर मास ऑफ XeFN बराबर होगा 9 इंटू में 28, यानी 9 8 जा कितना होता है भाई, 72, 7 कैरी, 9 2 जा कितना हो जाएगा भाई, 18, 18 में 7 जानेंगे तो 258 हो जाएगा शायद, हाँ इतना ही होता होगा भाई, मेरे को मैथमेटिक्स ऐसा ही है। अगर मैं XeFN6 का मोलर मास निकलना चाहूं, तो आप लोग जानते हैं कि जीनन ऐसे लिख लेना, प्लस 1 इंटू में जीनन, 1 इंटू में जीनन प्लस N इंटू में फ्लोरीन बराबर 252। देखो बेटा जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो जीनन का मास यहां पर जरूर दे रखा होगा। अच्छा सॉरी, कैलकुलेट द मोलर मास पूछा है, मोलर मास तो डायरेक्ट निकाल लिया ना आपने, ये
252 आ ही गया। हां, अगर वो n की वैल्यू भी पूछता, इस क्वेश्चन को और बड़ा बना देता, तब वो जीनन का एटॉमिक मास और फ्लोरीन का एटॉमिक मास देता। आप ऐसे सॉल्व करके n की वैल्यू भी निकाल लेते। मैंने तो और एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। लो, 6 नंबर का करवाया, 5 नंबर का पूछा तो कोई बात नहीं है भाई, जब तक तुम साथ हो अपन भी काम कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। तो जरा देखिए भाई, ये क्वेश्चन था 1999 में आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। लेकिन अब मैं ये भी मान के चलता हूं कि आप लोगों से परे नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसमें। देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है अ वॉल्यूम ऑफ 180 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, बताया नहीं कौन सा हाइड्रोकार्बन है, टेक्स 15 मिनट टू डिफ्यूज अंडर द सेम कंडीशन ऑफ 100। अंडर द सेम कंडीशन का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर प्रेशर सेम रहे होंगे, है ना। और इसने बोला है सल्फर डाइऑक्साइड 20 मिनट लेती है, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है हाइड्रोकार्बन का। जरा देखिए, अगर मैं ऐसे कहूंगी रेट ऑफ हाइड्रोकार्बन डिवाइड बाय रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे कर लूं, बराबर अंडर रूट मोलर मास ऑफ SO2 बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना भाई। यही तो मैंने सिखाया आपको अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ। बोलो भाई, यही सिखाया मैंने तो आपको। अब जब वॉल्यूम भी दे रखी हो, है ना, जब वॉल्यूम भी दे रखी हो और आपको टाइम भी दे रखा हो, तो रेट का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम अपॉन में टाइम। तो आप क्या लिखोगे हाइड्रोकार्बन के लिए 100, अरे क्या काला पेन आ गया, देखो 180 बाय कितना मिनट लगा 15, और यहां पर क्या लिखोगे 120, टाइम कितना लगा 20 मिनट लगे, बराबर अंडर रूट सल्फर डाइऑक्साइड का होता है 64 और मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। जरा देखिए, क्या हम कह सकते हैं कि भाई इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गई होगी, और इस 2 से ये 6 टाइम हो गया होगा, और आप लोग जानते हो कि ये 6 है तो ये 3 और 0 हो गया होगा, और ये 15 2 जा हो गया होगा, खत्म बात। स्क्वायर कर दोगे आप एंड में, स्क्वायर करोगे तो वो जो 2 है वो क्या बन जाएगा 4, बराबर ये 64 ऊपर लिखा जाएगा, और यहां होगा मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोकार्बन का मोलर मास आएगा 64/4 यानी 16, नाम उसका होगा मीथेन। जाओ बता देता हूं आप लोगों को, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो ना भाई, ऐसा थोड़ा ही है कि आप कर नहीं सकते, सब कर सकते हो तुम। अब ऐसे मत कहना कि भाई कर नहीं सकते हम। ठीक है, जरा देखो भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए भाई, आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन दे दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ क्वांटिटी ऑफ 2 ग्राम हाइड्रोजन डिफ्यूजेस फ्रॉम ए कंटेनर इन 10 मिनट। यह गलती करवा सकता है, ग्राम दे रखा है, आधे बच्चे ग्राम बाय टाइम लिखेंगे, गलत कर देंगे तुरंत। और मैंने बता दिया कि ग्राम बाय टाइम को मोल में कन्वर्ट कर लेना, चाहे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेना, इन ग्राम बाय टाइम रेट मत मानना। खैर कोई बात नहीं है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वुड डिफ्यूज थ्रू द सेम कंटेनर इन द सेम टाइम अंडर सिमिलर कंडीशन। कंडीशन सेम, टाइम सेम, सब कुछ ठीक है भाई। आप मुझे बताइए, अगर मुझे कभी भी कंपेयर करना पड़े हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेट, तो क्या मैं लिखूंगा बेटा जी अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, और मैं कहूंगा कि रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर होगा अंडर रूट मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ही लिखूंगा बेटा मैं। रेट ऑफ हाइड्रोजन में जो आप रेट को लिखोगे तो आपको 2 बाय टाइम नहीं लिखना है, आपको इसके मोल निकालने हैं। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये 2 गैस दे रखी हैं, जिसमें हाइड्रोजन का वेट दे रखा था 2 ग्राम और ऑक्सीजन का दे रखा था, तो ऑक्सीजन का हमें कैलकुलेट करना है वेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि भाई इसका मोलर मास है 2 और इसके मोल हो जाएंगे गिवन मास बाय मोलर मास से 2/2 = 1, और उसके मोल हम पहले निकालेंगे और फिर हम मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास इसका होता है 32। जरा देखिए, अगर मैं यहां पर लिखूं कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाय टाइम और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय टाइम बराबर होगा अंडर रूट ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 32
और हाइड्रोजन कितना होता है 2। सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 16 टाइम, बाहर निकल के आएगा कितना 4। दोनों को बाहर निकलने में टाइम सेम ही लगा है तो भाई टी कट जाएगा। बोलो आपको भी सर बिल्कुल सही। तो यहां से क्या होगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन की जगह पर हम रखेंगे 1 क्योंकि हमने कैलकुलेट करा है, डिवाइड बाय मोल ऑफ O2 हमें भी निकालने हैं, और यहां पर दे रखा था ये कितना आ जाएगा जब बाहर निकल गए 4। तो आप मुझे बताइए मोल ऑफ O2 क्या 1/4 या 0.25 आ जाएंगे? आपको भी सर बिल्कुल 0.25 आ गए। अब जरा देखो, हम लोगों को मोलर मास पता है, आपको मोल कंसेप्ट में बताया था कि गिवन मास बराबर होता है मोल इंटू में मोलर मास। तो जरा देखिए, आपको मोल निकाल लिया आपने यहां से 0.25 इंटू में 32 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा 8 ग्राम के बराबर, 8 ग्राम। तो करेक्ट आंसर आएगा आपके पास देव सेना, और इसी को टिक करके आप आगे बढ़ोगे देव सेना वाले ऑप्शन को। कहीं पर भी कोई डाउट आता है ग्राम स्लो में, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, तो बताइए। कोई गड़बड़ होती है तो बताइए। अब हम स्टार्ट करेंगे रियल गैस के बारे में। अभी तक सब हमने आइडियल गैस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रियल गैस के बारे में, लेकिन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कहीं पर भी डिमोटिवेट ना हो, संघर्ष करते रहो, कठिनाइयों का सामना करते रहो और अपने जीवन के लक्ष्य में आगे बढ़ते रहो। तो जय हिंद, जय भारत।